हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं पेस्टिसाइड की जो लास्ट पार्ट है, पार्ट 5, और जिसमें हम आज डिस्कशन करने वाले हैं कंपैटिबिलिटी ऑफ पेस्टिसाइड, और उसके बाद टॉक्सिसिटी ऑफ पेस्टिसाइड, पेस्टिसिटी की टॉक्सिसाइड क्या होती है और मोड ऑफ एक्शन क्या होती है, किस तरह से वो काम करती है इंसेक्ट के बॉडी के अंदर, और किस तरह से इंसेक्ट को मजबूर करते हैं रिड्यूस होने के लिए, डेथ होने के लिए, उनकी पॉपुलेशन को घटाने के लिए। तो ये मोड ऑफ एक्शन में आएगा। इसके साथ हमारा पेस्टिसाइड का जो टॉपिक है वो कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा। आप सिलेबस में देख सकते हैं, जो प्लांट प्रोटेक्शन में पेस्टिसाइड का जो आता है सिलेबस में, वहाँ पे लिखा है पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशंस एंड मोड ऑफ एक्शंस। इसमें हम हर एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से डिटेल्स में डिस्कशन किए हैं। लास्ट वो 4 जो पार्ट है, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अच्छे से देखना ताकि आपको समझ में आ जाए कैसा मतलब पेस्टिसाइड का ऑल डिटेल्स यहाँ पे दिया रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं कंपैटिबिलिटी ऑफ पेस्टिसाइड। कंपैटिबिलिटी मतलब क्या होता है? जब मान के चलिए कि एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि जब हमारा मैरिज प्रपोजल्स आता है कभी-कभी, तो हम जब लड़के लड़कियां देखने जाते हैं या फिर लड़कियां लड़के उनको देखने आते हैं, तो पहली बात आजकल की बात में आता है। पहले पहले की बात अलग थी, लेकिन आजकल के ज़माना का जो बात चल रही है कि कंपैटिबिलिटी कितना है। कंपैटिबिलिटी मतलब लड़कों के दिमाग के जो लड़का गया है देखने के लिए लड़की, उसके दिमाग के साथ लड़की का दिमाग की जो मेंटालिटी है, सोचना समझना की कैपेसिटी है, वो कितना तालमेल होती है, कितना एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी होती है। तो पहली बात ये देखते हैं, ठीक है। जो कंपैटिबिलिटी होते हैं तो लॉन्ग रन में वो रिलेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है। अगर कंपैटिबिलिटी नहीं होता है तो आगे जाकर बहुत सारे झगड़े होते हैं, डिवोर्स होते हैं, इस तरह के कंडीशंस क्रिएट होते हैं। तो सेम आज पेस्टिसाइड कई बार दिखा गया है। क्या होता है कि जो फार्मिंग कम्युनिटी होता है, जो फार्मर्स वगैरह होते, जो फार्मर्स हो लोग होते हैं, वो कई बार क्या करते हैं, एक पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशंस को दूसरे पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशंस के साथ मिला देते हैं, ठीक है। या फिर कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया उसके साथ मिला देते हैं, या फिर फर्टिलाइजर्स के साथ मिला देते हैं और फील्ड में स्प्रे कर देते हैं। तो ये क्या क्यों करते हैं? उनको लगता है कि शायद 2-3 फॉर्मुलेशंस को मिलाकर हम अगर स्प्रे करेंगे तो शायद रिजल्ट अच्छा आएगा, या फिर जल्दी पेस्ट कंट्रोल हो जाएगा, या फिर हमारा यील्ड काफ़ी अच्छा होगा। इस तरह की कुछ सोच के साथ वो इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन ये सब करने के पीछे उनकी क्या रीज़न होती है? रीज़न हम देखेंगे। साइमल्टेनियस कंट्रोल ऑफ डिफरेंट पेस्ट दैट मे प्रेजेंट इन द फील्ड। अगर फील्ड में एक से ज़्यादा पेस्ट लगे हुए हैं, 2-3 तरह की पेस्ट लगे हुए हैं, तो उनको लगता है कि एक तरह की फॉर्मुलेशन से काम नहीं होगा। हम 2-3 फॉर्मुलेशंस जो डिफरेंट डिफरेंट कीड़ों को मारने के लिए, इंसेक्ट्स को मारने के लिए डिफरेंट टाइप की फॉर्मुलेशंस आते हैं, उनको मिलाकर हम अगर स्प्रे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। ये एक रीज़न होता है। सेकंड ये होता है टू रिड्यूस द डोज ऑफ वन केमिकल ऑन अकाउंट ऑफ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ऑफ अदर इंग्रेडिएंट्स ऑफ द मिक्सचर। कि उनको लगता है कई बार कि जो एक केमिकल जो पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन में अगर किसी का एक्टिव इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा है और उसका केमिकल जो टॉक्सिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, उसको घटाने के लिए, कम करने के लिए अगर उसमें और कुछ मिला देते हैं तो शायद उसका केमिकल इफेक्ट कम हो जाएगा, टॉक्सिसिटी इफेक्ट कम हो जाएगा। ये दिमाग के ये सोच के साथ वो कई बार इस तरह की हरकतें करते हैं। और थर्ड ये बात हो गया टू सेव द लेबर कॉस्ट, टाइम एंड वाटर। लेबर कॉस्ट मतलब क्या? अगर आप एक फॉर्मुलेशंस एक बार डालेंगे, तो अगर 1 हेक्टेयर लैंड होगा तो उसके लिए 2-3-4 या फिर रिकमेंडेड 10 से 12 टैंक स्प्रे होना पड़ेगा। तो अगर 2-3 तरह की पेस्ट लगे हुए हैं तो उनको 2-3 तरह की फॉर्मुलेशन से स्प्रे करने के लिए बहुत सारे लेबर कॉस्ट चाहिए होगा, बहुत सारे टाइम चाहिए होगा, बहुत सारे पानी चाहिए होगा। तो इसको कम करने के लिए वो क्या करते हैं, कई बार एक दूसरे को बहुत सारे पेस्टिसाइड्स फॉर्मुलेशंस को मिला देते हैं। और फोर्थ पॉइंट ये है टू रिड्यूस द वेयर एंड टियर ऑफ स्प्रे इक्विपमेंट। मतलब जो स्प्रे इक्विपमेंट होते हैं, जो टैंक वगैरह होते हैं, उनको बचाने के लिए, मतलब आप अगर उसमें केमिकल डाल रहे हो तो
लॉन्ग रन में जाकर उसमें प्रॉब्लम हो रही है, वो स्प्रे टैंक को खतरा हो रहा है। कभी कभी कई बार क्या होता है, वो टैंक का भी टैंक खराब हो जाता है, तो नया टैंक रिप्लेस करना पड़ता है। तो उन्हें लगता है अगर बार बार हमें केमिकल का स्प्रे इस तरह से करेंगे तो हमारा टैंक खराब हो सकता है, स्प्रेयर इक्विपमेंट खराब हो सकता है। तो एक बार काम निपटा देते हैं, उसके बाद उसे अच्छी तरह से धो के रख देंगे। तो इस तरह की जो मेंटालिटी होती है इस फार्मर्स लोगों की, तो इसी वजह से वो 2-3 फॉर्मुलेशंस को मिला देते हैं, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, दिस अनसाइंटिफिक प्रैक्टिस में लेड टू वेरियस कैटास्ट्रोफिक रिजल्ट्स। ये जो अनसाइंटिफिक प्रैक्टिस होती है, साइंटिफिक प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि उन्होंने इस बारे में कुछ रिसर्च नहीं किया है, उनको अच्छी तरह से नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। 2-3 फॉर्मुलेशंस मिलाने से हो सकता है टॉक्सिक लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए, हो सकता है एक दूसरे के साथ फॉर्मुलेशन कंपैटिबिलिटी ना हो, मतलब एक फॉर्मुलेशन और एक फॉर्मुलेशन के साथ मिलके उस तरह की इफ़ेक्ट ना दे पाए जिस तरह की इफ़ेक्ट को एक्सपेक्टेशन कर रहा है फार्मर। तो इस तरह की प्रॉब्लम में बहुत कैटास्ट्रोफिक रिजल्ट हो सकता है, बहुत ही हार्मफुल रिजल्ट्स हो सकता है। The purpose of pest control is not achieved due to decrease in bioefficacy और toxicity। और बायोएफिकेसी कम हो जाता है, टॉक्सिसिटी भी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट की टॉक्सिक लेवल होती है जिससे डिजायरेबल जो इंसेक्ट होता है उसको डिजायरेबल अमाउंट पर जाने से ही वो इंसेक्ट मर सकता है, वो कम हो सकता है, जिसके वजह से डिजायरेबल पेस्ट कंट्रोल नहीं हो सकता। स्प्रे फ्लूइड इज नॉट होमोजेनस रिजल्टिंग इन इनएडिक्वेट स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड। मतलब आप अगर फॉर्मुलेशन एक लिक्विड फॉर्मुलेशन के साथ एक सॉलिड फॉर्मुलेशन को मिलाते हो तो स्प्रेयर टैंक में कितने पानी में मिलाना चाहिए ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर इसका कोई आपका पास सॉल्यूशन नहीं है या फिर कोई मेजरमेंट नहीं है, आप ऐसे ही मिला रहे हो विदाउट मतलब अनसाइंटिफिकली, तो क्या होगा, वो जो मिक्सचर बनेगा वो होमोजिनस नहीं होगा, वो एडिक्वेटली जितना स्प्रे पड़ना चाहिए होना चाहिए प्लांट पे उस तरह की स्प्रे नहीं होगा, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। पेस्ट में डेवलप रेजिस्टेंट टू सच केमिकल। या आप अगर 2-3 पेस्टिसाइड को इस तरह से मिलाकर स्प्रे करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वो पेस्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा उस केमिकल के लिए, ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। फिर टॉक्सिसिटी में इंक्रीज एनॉर्मसली व्हिच बिकम्स हैजर्डस टू द फार्मर्स एंड आल्सो नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स। तो कई बार क्या होता है, जो टॉक्सिसिटी लेवल बहुत बढ़ सकती है 2-3 फॉर्मुलेशंस को मिलाने के वजह से। तो ये क्या होगा, सिर्फ इंसेक्ट के लिए हार्म तो नहीं होगा, बहुत फार्मर्स के लिए हार्मफुल हो सकता है और एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। जो नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कई बार स्पाइडर हो गए या फिर बार्ड्स वगैरह हो गए, उनके लिए भी ये खतरा बन सकता है। फिर लीड्स टू एनवायरमेंटल कंटामिनेशन ऑफ द पेस्टिसाइड। एनवायरनमेंट में कंटामिनेशन हो सकता है, एयर के थ्रू हो गया, वाटर के थ्रू हो गया या फिर सॉइल के थ्रू हो गया, ये कंटामिनेट कर सकता है। फार्मर विल बी ग्रेट लॉस ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट एज वेल एज यील्ड। तो यील्ड होने के जगह यील्ड घट सकता है, प्लांट अच्छा खासा रिजल्ट देने से के जगह प्लांट यहाँ पे मर सकता है, विल्टिंग हो सकता है, बर्निंग हो सकता है या फिर प्लांट की यील्ड बहुत ही खराब हो सकता है। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट बहुत लॉस हो जाएगी फार्मर की। इसी वजह से देयरफॉर इट इज एसेंशियल दैट द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द मिक्सचर बी मेड नोन टू एवरी फील्ड और एक्सटेंशन वर्कर्स। तो ये कह रहा है, तो इसी रीजन के वजह से जो हम पिछले स्लाइड में डिस्कशन किए, वो इस सब रीजन के वजह से ये एसेंशियल हो जाता है कि हम जो भी फॉर्मुलेशंस को मिला रहे हैं एक दूसरे के साथ, हमें एक पर्टिकुलर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा। उसकी मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, इसको ऑब्जर्व और एनालिसिस करना होगा। और ये इसके बारे में, हर एक चीज़ के बारे में अच्छा खासा नॉलेज रखना होगा हर एक फील्ड वर्कर को और एक्सटेंशन वर्कर को। जो रिकमेंड कर रहे हैं एक्सटेंशन वर्कर, उनके पास ये नॉलेज होनी चाहिए, और जो फील्ड में यूज़ कर रहे हैं फार्मर्स हो गए या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये चल रहा है काम, तो ये सबके पास इतना सारा नॉलेज होना चाहिए। तो कंपैटिबिलिटी एक्चुअली क्या है, अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें तो एबिलिटी ऑफ 2 और मोर केमिकल्स टू एग्जिस्ट टुगेदर इन वन मीडियम इन परफेक्ट हार्मोनी। मतलब एक मीडियम में, अगर मान के चलो मीडियम है वाटर, एक मीडियम में दो अगर पेस्टिसाइड या फिर 3 पेस्टिसाइड हम मिला रहे हैं, 3 या फिर 2 से ज़्यादा फॉर्मुलेशंस को मिला रहे हैं, तो ये इस तरह से एग्जिस्ट करें कि एक मीडियम में
एक दूसरे के साथ एक परफेक्ट हार्मोनी, एक परफेक्ट बैलेंस करके, स्टेबलाइज करके एक दूसरे के साथ अच्छा सा रिजल्ट दे। एक दूसरे के साथ मतलब उनका एक परफेक्ट हार्मोनी हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। एक नहीं कि कंपैटिबिलिटी उनके बीच ना हो, इस तरह की कंडीशन ना हो। जितना हमें डिजायरेबल टारगेट के लिए चाहिए टॉक्सिसिटी उतना हो, एनवायरनमेंट के लिए उतना हार्मफुल बेनिफिट, हार्मफुल हार्म क्रिएट ना करे, फार्मर्स के लिए हार्म क्रिएट ना करे। तो इस तरह की कंडीशंस अगर रहते हैं तो उसे कंपैटिबिलिटी कहते हैं। तो आइडियल रिक्वायरमेंट क्या होता है कंपैटिबिलिटी के लिए? फिजिकल कंपैटिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। केमिकल कंपैटिबिलिटी होना चाहिए, मतलब से जो केमिकल इंग्रेडिएंट होते हैं उनके बीच कंपैटिबिलिटी होना चाहिए। फिजियोकेमिकल कंपैटिबिलिटी होना चाहिए, बोथ फिजिकल एंड केमिकल को मिलाकर। फाइटोटॉक्सिसिटी एब्सेंस होनी चाहिए, मतलब उनके अंदर टॉक्सिसिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जितना रिकमेंडेड है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एब्सेंस ऑफ इंक्रीज इन टॉक्सिसिटी टू नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म, जो फील्ड में नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनके लिए कोई भी टॉक्सिसिटी ये क्रिएट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और बायो एफिकेसी रिडक्शन उसका नहीं होना चाहिए। अगर ये सब आइडियल रिक्वायरमेंट्स रहते हैं एक 2-3 फॉर्मुलेशंस को मिलाने के बाद, तो ही हम कहते हैं कि ये फॉर्मुलेशंस एक दूसरे के लिए कंपैटिबल है। फैक्टर्स दैट अफेक्ट कंपैटिबिलिटी, कौन कौन से फैक्टर कंपैटिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? तो पहली बात यह है डिफरेंस इन कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स्ड, जो प्रोडक्ट मिक्स हो रहा है उनके अंदर जो कंपोजिशंस होते हैं, ठीक है, अगर उनके भीतर कोई ज़्यादा डिफरेंस हो गया तो ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। सीक्वेंस ऑफ मिक्सिंग, किस तरह से किस सीक्वेंस में हम मिक्स कर रहे हैं, लिक्विड फॉर्मुलेशन आगे यूज होगा या फिर सॉलिड फॉर्मुलेशंस आगे यूज होगा, ये सब के बारे में भी, ये सब चीज़ें भी फैक्टर अफेक्ट करती है। डिग्री ऑफ एजिटेशन, किस तरह से, मतलब अगर थोड़ा सा सेक करने से ये एक्टिवेट हो जाता है तो हमें 2-3 मिलाने के बाद किस तरह की सेक करना पड़ेगा, एजिटेशन उसको देना पड़ेगा ताकि वो ज़्यादा जल्दी एक्टिव हो जाए और हार्मफुल इफेक्ट भी क्रिएट ना करे। क्वालिटी ऑफ वाटर, मतलब हमारा जो स्प्रे टैंक है, जिस इक्विपमेंट में हम यूज़ कर रहे हैं वाटर, वो किस क्वालिटी की वाटर है, ये भी इफ़ेक्ट करता है। स्प्रेइंग इक्विपमेंट और इसकी डिजाइन भी अफेक्ट करता है, किस तरह की स्प्रेइंग इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं। टेम्परेचर काफ़ी हद तक अफेक्ट करती है। क्रॉप और उसकी वेराइटी भी अफेक्ट करती है, किस तरह की क्रॉप में मतलब फॉर्मुलेशन की मिक्सिंग काम करेगा, किस तरह की क्रॉप में ये काम नहीं करेगा, ये भी काम अफेक्ट करता है। क्वालिटी ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर एंड देयर कंसंट्रेशन, वो जो फॉर्मुलेशंस में डिफरेंट कंसंट्रेशन और कंपोजिशन में इंग्रेडिएंट्स रहते हैं उनका क्वालिटी पे भी फ़र्क पड़ता है, मतलब उसकी क्वालिटी भी फ़र्क डालता है एक कंपैटिबिलिटी में, ठीक है। तो मिक्सिंग ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशंस विथ एनी अदर एज ए टैंक मिक्स इन द फील्ड लेवल शुड बी डिस्करेज्ड। तो ये बोल रहे हैं कि जो फार्मर्स यही करते हैं कि पेस्टिसाइड को डिफरेंट फॉर्मुलेशंस को अपने हिसाब से फील्ड में जाकर स्प्रे टैंक में डाल देते हैं और उसके बाद बिना पूछे, बिना रिसर्च किए, उसके हार्मफुल इफेक्ट को बिना जाने ये सब काम करते हैं। तो ऑथर ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए और उनको एडवाइस ये दे रहे हैं कि उस तरह की जो केमिकल्स आते हैं जो CIB एंड RC के द्वारा रिकमेंडेड है और ऑलरेडी मार्केट में इस तरह की फॉर्मुलेशंस 2-3 फॉर्मुलेशंस को मिलाकर जो केमिकल्स आते हैं, वो एक केमिकल को अगर फार्मर्स यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, ना कि वो अपने हिसाब से फॉर्मुलेशंस को मिला के यूज़ करें। तो ये हो गया हमारा कंपैटिबिलिटी। तो नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम वो है टॉक्सिसिटी ऑफ पेस्टिसाइड। टॉक्सिसिटी क्या है? मतलब जो पॉइजन लेवल की जो लेवल ऑफ पॉइजनस, जो भी चीज़ बहुत ज़्यादा पॉइजन हो जाती है उसको टॉक्सिसिटी बोलते हैं। और जो वो टॉक्सिसिटी जो ह्यूमन को पर्टिकुलरली इंजुरी, ह्यूमन हो या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको अगर हार्म पहुंचाता है तो उसको बोलते हैं हम टॉक्सिक, ठीक है, टॉक्सिक चीज़ होती है वो। तो टॉक्सिसिटी ऑफ पेस्टिसाइड इज इट्स कैपेसिटी टू कॉज इंजुरी। तो इसका डेफिनेशन ये है कि इसका जो कैपेसिटी होता है इंजुरी करने की टू ए लिविंग सिस्टम, जो सिस्टम लिविंग है, जिसके अंदर जान है जो सिस्टम में, वो हो सकता है कि ह्यूमन बॉडी हो या फिर ह्यूमन बॉडी की एक पार्ट हो
या फिर कोई भी पॉन्ड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, या फिर लिविंग क्रिएचर्स हो गए, या फिर एनवायरनमेंट में किसी को भी अगर इंजरी पहुंचाता है, हार्म करता है, तो उसको बोलते हैं पेस्टिसाइड की टॉक्सिसिटी लेवल। द टॉक्सिसिटी ऑफ ए पेस्टिसाइड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स। कौन कौन सी नंबर ऑफ फैक्टर्स पे वो डिपेंड होता है। फास्ट हो गया तो डोज, अगर डोज ज़्यादा हो गया, रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा हो गया, तो डेफिनेटली ये हार्म पहुंचाएगा एक इंसान को, या फिर एक लिविंग क्रिएचर को, या फिर एनवायरनमेंट को। फिर टाइम, हाउ ऑफन एक्सपोजर अकर्स, कितने टाइम फ्रिक्वेंटली हम यूज़ कर रहे हैं। अगर एक पेस्टिसाइड को रिकमेंडेड टाइम पीरियड है 1 हफ्ते के बाद, या फिर 15 डेज़ के बाद, या फिर 1 महीने के बाद आप यूज़ करो। अगर कोई किसी को मालूम नहीं होता और वो बहुत ही कम फ्रिक्वेंटली उसको यूज़ कर लेता है, 2-4 दिन के अंदर यूज़ कर दिया, या फिर 1 हफ्ते के अंदर उसको दोबारा यूज़ किया, तो बार-बार अगर हम यूज़ करेंगे एक ही जगह पे, तो वो भी टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन दिस 2 टाइप ऑफ टॉक्सिसिटी अराइजेस। 2 तरह की क्या है, एक है एक्यूट टॉक्सिसिटी और एक है क्रोनिक टॉक्सिसिटी। क्या है ये, इसके बारे में जानते हैं। एक्यूट टॉक्सिसिटी वो होता है, 1 मिनट, इट refers to how poisonous a pesticide is to human or animal or plant after a single short term exposure। मतलब आप एक बार एक पेस्टिसाइड को यूज़ करते हैं फील्ड में, तो सिंगल एक्सपोजर में जो वो जितना ह्यूमन हो गया, या फिर एनिमल हो गया, या फिर प्लांट हो गया, एक सिंगल एक्सपोजर में जितना वो हार्म करता है, उसको बोलते हैं एक्यूट टॉक्सिसिटी। ठीक है। ए पेस्टिसाइड विथ ए हाई acute toxicity is deadly even when a very small amount is absorbed। मतलब अगर कोई पेस्टिसाइड ऐसा हो कि शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता हो, तो उसको बोलते हैं ये बहुत ही डेंजरस हो जाता है। मतलब अगर इस तरह के बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं कि अगर हम थोड़े से अमाउंट के लिए भी डालें और थोड़े से टाइम के लिए भी, शॉर्ट पीरियड के लिए भी एक बार भी डालते हैं, तो वो भी बहुत डेडली होता है। टॉक्सिक लेवल उसका बहुत ज़्यादा होता है। ये इसको मेजर किया जाता है एक्यूट ओरल टॉक्सिसिटी। ठीक है। अगर आप ओरली लेते हो, मतलब किसी भी वक्त पे वो ओरली इंजेस्ट हो जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, या फिर कोई भी प्लांट एनिमल हो गया उसके अंदर, तो बहुत टॉक्सिक क्रिएट करता है। एक्यूट डर्मल एक्टिविटी, अगर स्किन पे पड़ जाता है तो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और अगर स्प्रे के दौरान आप इनहेल करते हो तो भी ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस तरह से इसको मेजर किया जाता है। और क्रोनिक टॉक्सिसिटी क्या है, इट इज़ डिलेड पॉइजनस इफेक्ट फ्रॉम एक्सपोजर टू ए पेस्टिसाइड। ये जो एक्यूट टॉक्सिसिटी है, ये इमीडिएटली इफेक्ट देगा। ठीक है। अगर आप इनहेल करते हो या फिर ओरल हो जाओ हो, बाय मिस्टेकली ओरल ले जा रहा है या फिर स्किन में पड़ जाता है, तो ये इमीडिएट इफेक्ट देगा। लेकिन ये जो क्रोनिक टॉक्सिसिटी है, इसका जो पॉइजनस इफेक्ट है वो थोड़ा देर में दिखेगा। आप अगर डाल के आ गए, इवनिंग में बैठे हुए हो, या फिर 2-4 दिन के बाद ये स्किन में खुजली होना स्टार्ट हो गया, रैशेस हो जाएगा, या फिर कोई एज़मा टाइप की चीज़ें हो गया, तो इसको बोलते हैं क्रोनिक टॉक्सिसिटी। थोड़ी देर के बाद दिखता है, इमीडिएटली वो इफेक्ट नहीं होता है। इट कंसर्न्स द जनरल पब्लिक एज वेल एज दोज वर्किंग डायरेक्टली विद पेस्टिसाइड बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड ऑन इन फूड प्रोडक्ट्स, वाटर एंड द एयर। ठीक है। ये बहुत ही कंसर्न होता है जो जनरल पब्लिक के लिए, जो मैक्सिमम टाइम इस काम में लगे रहते हैं। ओके। फिर हम देखेंगे रूट्स ऑफ एंट्री ऑफ पेस्टिसाइड। कौन सी रूट में पेस्टिसाइड एंट्री होता है बॉडी में। एक हो गया डर्मल रूट। डर्मल मतलब स्किन के थ्रू से ही आता है। वेट, ड्राई और गैसियस फॉर्म ऑफ पेस्टिसाइड कैन बी एब्जॉर्ब्ड थ्रू द स्किन। ये इस तरह की जो पेस्टिसाइड होते हैं, ये डर्मल रूट मतलब स्किन के थ्रू जाता है अंदर। और इनहेलेशन रूट, अगर आप डालते वक्त इनहेल करते हो या फिर मास्क नहीं पहने हो, तो ये इनहेल के थ्रू अंदर जाता है बॉडी के अंदर। उसके बाद ओरल रूट। ओरल रूट ये क्या होता है, ये होता है अगर कई बार आप पेस्टिसाइड यूज़ करने के बाद हैंड को प्रॉपरली आप वॉश नहीं किया हो और खाने के लिए बैठ गए, या फिर कुछ भी उसी तरह से वो अंदर जाता है इनडायरेक्टली, तो इस तरह से एंट्री होता है पेस्टिसाइड। तो पेस्टिसाइड की टॉक्सिसिटी की इफेक्ट्स क्या होती है। पहली बात ये लोकल और सिस्टमिक। लोकल इफेक्ट्स टुक प्लेस एट द साइट ऑफ कंटैक्ट विथ ए मटेरियल, दैट इज लोकल मतलब आप अगर गिर गया कहीं पे स्किन पे, तो वो इमिडिएटली इन्फेक्शन दिखाएगा, स्किन इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इरिटेशन हो गया,
मतलब लंग्स की इरिटेशन हो जाएगा ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक फ्यूम्स। अगर आप स्प्रे के दौरान इनहेल करते हो तो लंग में इरिटेशन हो जाएगा, वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन में इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। फिर सिस्टमेटिक इफेक्ट्स अकर अवे फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। ये क्या होता है, लोकल हो गया डायरेक्टली, अगर स्किन पे कहीं पे भी पार्ट में पड़ा है उस पार्ट में इन्फ्लामेशन हो गया, इरिटेशन हो गया, रैसेस हो गया, वो है लोकल। सिस्टमेटिक मतलब ये मतलब जहाँ पे कंटैक्ट हो रहा है वहाँ पे छोड़ के कहीं दूसरे जगह पे ये इसका असर होना शुरू हो जाएगा। ये इस तरह की इफेक्ट होता है। फिर सेकेंड जो होता है वो इमीडिएट होता है या फिर डिलेड होता है। कई बार इमीडिएटली आपको इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा, जैसे कि स्नीजिंग हो गया, इचिंग हुआ, ये इमीडिएटली। और डिलेड होगा कि धीरे धीरे ये रह के आपके अंदर कैंसर, ट्यूमर्स, ये सब अजमा, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट कराएंगे। फिर थर्ड हो गया रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल। रिवर्सेबल वो होता है जो एक वक्त के बाद आप मेडिसिन यूज़ करो या फिर कुछ नेचुरोपैथी यूज़ करो, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। स्किन रैसेस, नोजिया, आई इरिटेशन, डिजीनेस, ये सब ठीक हो सकता है। लेकिन इरिवर्सेबल वो होता है जो मेडिसिन के बाद भी ठीक नहीं होता, बहुत ही डीपली इम्पैक्ट पकाता है, डालता है बॉडी पर। अगर नर्वस सिस्टम में इंजरी हो जाता है, कैंसर तरह की रोग हो जाती है और म्यूटेशंस कभी कभी हो जाती है, इस तरह के पेस्टिसाइड टॉक्सिसिटी हो जाती है, बार्थ डिफेक्ट्स भी हो जाता है, ये सब इरिवर्सेबल होता है। ठीक है। फिर एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड में ऑल्सो रिजल्ट इन द फॉलोइंग। अगर पेस्टिसाइड एक्सपोजर बहुत देर तक होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलता है, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम होता है। ये क्या है, टेराटोजेनिक इफेक्ट, लाइक इफेक्ट्स ऑन अनबर्न ऑफस्प्रिंग्स, जो बार्थ डिफेक्ट होते हैं, बच्चे, प्रेग्नेंट वोमेन जो होते हैं उनमें जो बच्चे होते हैं, अगर इंसेक्टिसाइड सॉरी पेस्टिसाइड वो इनहेल करते हैं या फिर किसी भी तरह उनके बॉडी में जाता है तो बार्थ डिफेक्ट भी क्रिएट कर सकती है। कार्सिनोजेनिक इफेक्ट क्रिएट कर सकती है, कैंसर वगैरह क्रिएट हो सकता है। म्यूटाजेनिक इफेक्ट, म्यूटेशन हो सकता है, परमानेंट म्यूटेशन हो सकती है। न्यूरोटॉक्सिसिटी, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट क्रिएट हो सकती है। और इम्यूनोसप्रेशन, जैसे ब्लॉकिंग ऑफ नेचुरल रिस्पॉन्स टू द इम्यून सिस्टम में जितने सारे प्रॉब्लम है वो उसको मतलब जो प्रोटेक्शन, बॉडी का जो प्रोटेक्शन लेवल है उसमें भी अफेक्ट हो सकता है। तो ये सारे चीज़ें हो सकता है अगर पेस्टिसाइड टॉक्सिसिटी हो। फिर हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टॉक्सिसिटी लेवल, जो CIB-RC के रिकमेंडेशन से हमारे जो टॉक्सिक लेवल को 4 तरह से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है एक्सट्रीमली टॉक्सिक, जो है मीडियम लिथल डोज बाय द ओरल रूट, एक्यूट टॉक्सिसिटी LD 50 mg पर kg, बॉडी वेट ऑफ टेस्ट एनिमल्स। ये ओरल लिथल डोज के बारे में बात किया है और ये डॉर्मल लिथल डोज के बारे में बात किया है। मतलब टॉक्सिक लेवल अगर ओरल लिथल डोज 50 mg पर kg बॉडी वेट में जाता है तो ही इसको माना जाता है। और लिथल डोज, मीडियम लिथल डोज मतलब अगर डर्मल रूट में जाता है, मतलब स्किन के थ्रू जाता है और 50 mg पर kg, उसको हिसाब से ये क्लासिफाई किया गया है। और इसका कलर के साथ भी ब्रांड लेबल का क्लासिफाई किया गया है। पहले हम देखेंगे एक्सट्रीमली टॉक्सिक, जो 1 to 50 mg पर kg के हिसाब से एक्सट्रीमली टॉक्सिक, जिसका रेड है, कलर है ब्राइट रेड। उसके बाद हाईली टॉक्सिक, जिसका कलर है येलो कलर, उसको हाईली टॉक्सिक मानते हैं। मॉडरेटली टॉक्सिक को हम ब्लू कलर में इंडिकेट करते हैं। और स्लाइट टॉक्सिक, जो बहुत ही मिनिमम टॉक्सिक है, इसको हम इंडिकेट करते हैं ग्रीन में, ब्राइट ग्रीन में। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सिंबल, कलर ब्राइट रेड बहुत ही पॉइजन होता है, फिर ब्राइट येलो हाईली टॉक्सिक होता है, ब्राइट ब्लू जिसको डेंजर मानते हैं हम, मॉडरेटली टॉक्सिक, और स्लाइट टॉक्सिक जो होता है वो ब्राइट ग्रीन, जिसको कॉशन के हिसाब से हम मानते हैं। ठीक है, ये सब हो गया। एग्जाम्पल है नोवाक्रन, मोनोक्रोटोफॉस, इथाइल मर्क्यूरी एसीटेट, जिंक फॉस्फाइड, ये सब हाईली टॉक्सिक है। एक्सट्रीमली टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक है क्विनालफॉस कार्बोनिल, थीरा मालाथियन ग्लाइफोसेट, ये थोड़ा मॉडरेटली टॉक्सिक है। और आजाडिरेक्टिन, मानकोजेब, ये सब स्लाइट टॉक्सिक के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। अब हमारा जो लास्ट कैटेगरी है वो है मोड ऑफ एक्शन ऑफ पेस्टिसाइड। इसके बारे में देखते हैं। स्टडी ऑफ मोड ऑफ एक्शन इज हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन सिस्टम फंक्शन in order to see similarities and differences between humans and pest we try to control।
मतलब मोड ऑफ एक्शन हमें ये सिखाता है, ये हेल्प करता है जानने में कि किस तरह से हमारा सिस्टम, ह्यूमन की एक सिस्टम होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैकेनिज्म होती है बॉडी में, और जो इंसेक्ट होता है, जो पेस्ट होते हैं, उनका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये हमें जानने में मदद करता है कैसे हमारा सिस्टम उनके सिस्टम से डिफरेंट है, और कैसे ये जो पेस्टिसाइड कंट्रोल, हम पेस्ट कंट्रोल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, वो किस तरह से एक इंसेक्ट की मैकेनिज्म को कंट्रोल कर रहा है, इंसेक्ट को लाइफ साइकिल को कंट्रोल कर रहा है। तो ये सब समझने में मदद करता है। ये ऑल्सो हेल्प करता है टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट इन द टारगेट पेस्ट। टारगेट पेस्ट जो होता है, जिसको हम मारना चाहते हैं, जो पेस्ट को, या फिर उसकी पॉपुलेशन को रिड्यूस करना चाहते हैं, उसको ये हेल्प करता है जानने में कि क्या हम चीज़ करें, कौन सी चीज़ के ऊपर काम करें, ताकि, और क्या कौन सी चीज़ को ट्रिगर करें इंसेक्ट के बॉडी में, ताकि ये जो इंसेक्ट की रेजिस्टेंट डेवलपमेंट होती है एक केमिकल के प्रति, वो ना हो फ्यूचर में। ठीक है। तो पेस्टिसाइड जनरली टारगेट क्या करती है, नर्वस सिस्टम को, इंसेक्टिसाइड को। जो इंसेक्ट होती है, इंसेक्ट की बॉडी होती है, आपको पता है ह्यूमन बॉडी में भी नर्वस सिस्टम होती है, और हर एक लिविंग बॉडी में होती है नर्वस सिस्टम। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके बॉडी में नर्वस सिस्टम होती है। तो नर्वस सिस्टम को कैसे टारगेट किया जाए, ये जो पेस्टिसाइड होते हैं, ये पर्टिकुलरली नर्वस सिस्टम को टारगेट करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को टारगेट करते हैं, कौन सी चीज़ से ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाती है, ज़्यादा नहीं हो पाती, और एनर्जी प्रोडक्शन, इंसेक्ट की जो एनर्जी प्रोडक्शन की सोर्स होती है, उसको टारगेट करती है। तो ये 3 चीज़ों पर अगर हम टारगेट कर लेते हैं, तो डेफिनेटली एक इंसेक्ट मर जाएगी, या फिर उसकी पॉपुलेशन डैमेज हो जाएगी, या फिर वो ज़्यादा देर तक ग्रोथ नहीं कर पाएगी और हार्म नहीं पहुंचा पाएगी। तो पहले हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है। दिस सिस्टम हैज़ 2 कंपोनेंट। क्या कंपोनेंट है? एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू रिसीव एंड ट्रांसमिट इनकमिंग एंड आउटगोइंग सिग्नल्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होती है? जो रिसीव करती है, हमारे ब्रेन से सिग्नल को रिसीव करती है और उसको ट्रांसमिट करती है डिफरेंट बॉडी पार्ट को। ठीक है। जैसे कि टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, साइट हो गया, साउंड हो गया, टच। हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन जो काम करते हैं, वो इसी नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। जो ये नर्वस सिस्टम ब्रेन से जो सिग्नल आते हैं, इसको ट्रांसमिट करते हैं बॉडी डिफरेंट पार्ट को। सिग्नलिंग जो हमारे जो सेंस ऑर्गन से उसको पार्ट ट्रांसमिट करते हैं, और इसके साथ सिग्नल्स टू द मसल्स एंड अदर ऑर्गन्स इफेक्टिवली टेलिंग देम हाउ टू रिस्पॉन्ड। तो उसी डायरेक्शन के वजह से, उस तरह की वो जो कमांड करते हैं ब्रेन नर्वस सिस्टम के थ्रू, उसके हिसाब से हमारे जो पर्टिकुलरली टारगेट मसल है या फिर टारगेट ऑर्गन्स है, वो एक्ट करते हैं, रिएक्शन देते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है। और सेकेंड चीज़ है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारे 2 तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि इंटरप्रेट करती है वो सिग्नल्स को एंड कोऑर्डिनेट करती है बॉडीज रिस्पॉन्स एंड मूवमेंट्स। वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करती है, वो सिग्नल को इंटरप्रेट करती है। ठीक है। और बॉडी उसको रिस्पॉन्स करती है, जो ऑर्गन है, और उसको मूवमेंट को रिस्पॉन्स करती है। तो इसी तरह से नर्वस सिस्टम हमारा काम करता है, बोथ ह्यूमन में एंड इंसेक्ट में। ये जो बहुत डिफरेंट तरह की न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट साइट्स में थ्रू आउट द नर्वस सिस्टम काम करते हैं। ठीक है। उसके अंदर दिखा गया है जो एसिटिल कोलाइन होते हैं, एसीएच जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये जो एसिटिल कोलाइन होते हैं, वो बोथ इंसेक्ट में होते हैं एंड एनिमल में भी, ह्यूमन में भी होते हैं। और एक चीज़ होती है, वो है गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, जिसको गाबा भी बोलते हैं। ये 2 इम्पोर्टेंट नर्वस सिस्टम होते हैं, जिसको इम्पोर्टेंट टारगेट्स ऑफ सब इंसेक्टिसाइड, जिसको जो इंसेक्टिसाइड हम बनाते हैं, वो इंसेक्ट की यही 2 चीज़ों पर रिएक्शन करती है। ये 2 चीज़ों पर वो रिएक्ट करती है। इसको मतलब ये 2 चीज़ों को अगर हम कंट्रोल कर देते हैं, तो ही इंसेक्ट वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाती। इसी वजह से आप समझिए इस बात को कि ये जो चीज़ होती है एसिटिल कोलाइन एंड गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, जिसको गाबा बोलते हैं, ये दोनों सिस्टम हमारे बॉडी में भी होती है, ह्यूमन में भी। तो इसी वजह से जो पेस्टिसाइड होते हैं, अगर हम ज़्यादा देर तक एक्सपोज रहते हैं,
तो ये इंसेक्टिसाइड के साथ साथ हमारे नर्वस सिस्टम पे भी इफेक्ट क्रिएट करता है। इसी वजह से तो नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिजीज होती है, क्योंकि ये कैपेबल होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को भी चेंज करने में। ठीक है, ACH कैन आइदर एक्साइट और इनहिबिट इट्स टारगेट न्यूरॉन्स। एसिटिलकोलाइन क्या करते हैं, आइदर एक्साइट करते हैं उनके जो टारगेट न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन क्या होता है, नर्वस सिस्टम में एक सिंगल पार्ट होता है न्यूरॉन, बहुत सारे न्यूरॉन मिलकर एक नर्वस सिस्टम क्रिएट करते हैं। तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये एक्साइट कर सकते हैं या फिर इनहिबिट कर सकते हैं टारगेट न्यूरॉन्स को। मतलब एक अगर न्यूरॉन हो गया, ये जो एसिटिलकोलाइन होते हैं, ठीक है, ये एसिटिलकोलाइन इस न्यूरॉन को एक्साइट करके आगे बढ़ा सकते हैं। जो काम वो करने के लिए गया है उस काम को ऐसे एक्साइट करवा देंगे कि आप, अगर आपको खुश होना है तो टारगेट न्यूरॉन्स इस तरह से आपको भेजेगा, एसिटिलकोलाइन इस तरह से एक्साइट करेगा न्यूरॉन को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश हो जाओगे, या फिर जितना आपको डिजर्व, जितना खुश होना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा आप खुश हो जाओगे, या फिर इनहिबिट कर दोगे, इतना आपको घटा देगा वो न्यूरॉन को, इस तरह से कमांड दे देगा, आप खुश होने की जगह दुखी हो जाओगे। ठीक है, मैं समझा रही हूँ एग्जाम्पल के द्वारा। तो इस तरह के काम वो करते हैं। इन कंट्रास्ट जो गाबा होता है इसको इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। ये क्या करता है, ये ओनली इनहिबिट करता है, जो न्यूरॉन को ट्रांसमिशन होने से इनहिबिट करता है, रोकता है। तो इसी दो चीज को लेकर, इसी दो प्रिंसिपल को लेकर हमारा इंसेक्टिसाइड बनता है, जो नर्वस सिस्टम रिलेटेड पेस्टिसाइड होते हैं, इंसेक्टिसाइड होते हैं। तो पहली जो कैटेगरी होता है वो कोलाइन स्टोरेज इनहिबिशन होता है। दिस कॉज ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड द इंसेक्ट डाइज। ये क्या करता है, जो नर्वस सिस्टम को ज़्यादा एक्साइट कर लेता है, स्टिमुलेट कर देता है, तो जिसके वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। ठीक है, कोलाइन स्टोरेज जो होता है, बाय कार्बामेट इज समहाट रिवर्सेबल। अगर उसमें कार्बामेट होता है तो मे बी ये रिवर्सेबल हो सकता है, लेकिन अगर उसमें ऑर्गेनोफॉस्फेट होता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट के साथ इस तरह की कोलाइन स्टोरेज होता है, तो ये रिवर्सेबल नहीं हो पाता, ये इरिवर्सेबल हो जाता है, तो इंसेक्ट की डेथ होना ही होना होता है। ये एक बात है। फिर सेकंड कैटेगरी जो है वो है एसिटिलकोलाइन रिसेप्टर स्टिमुलेशन। ये क्या करता है, ये भी ओवर स्टिमुलेशन करता है नर्वस सिस्टम को, जो कि पॉइजनिंग हो जाता है इंसेक्ट की बॉडी में एंड डेथ हो जाती है। फिर एक कैटेगरी होता है जो है क्लोराइड चैनल रेगुलेशन। आबरमेक्टिन्स बाइंड टू द क्लोराइड चैनल। आबरमेक्टिन्स एक केमिकल है जो कि क्लोराइड चैनल के साथ बाइंड कर जाती है इंसेक्ट के बॉडी में, जो कि एक इनहिबिटर इफेक्ट क्रिएट करती है न्यूरॉन्स में, और उसके बाद इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। और जो लास्ट पार्ट है वो है सोडियम चैनल मॉड्यूलेटर्स। ये क्या करता है, पायरिथ्रिन्स और पायरिथ्रॉइड्स जो केमिकल होते हैं उसको एक्ट्स ऑन टाइनी चैनल थ्रू व्हिच सोडियम इज फॉर्म्ड टू कॉज एक्साइटेशन ऑफ न्यूरॉन्स। जो सोडियम चैनल होती है बॉडी में, ये उसके अंदर घुस जाती है, ठीक है, और घुस के न्यूरॉन को ज़्यादा एक्साइट कर देती है। दे प्रिवेंट द सोडियम चैनल फ्रॉम क्लोजिंग, रिजल्टिंग इन कंटिन्यूअल नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन एंड इवेंचुअली डेथ। तो इस तरह से क्या होता है, देखिए एक ही चीज़ है, न्यूरॉन को ओवर एक्साइट करना है या फिर इनहिबिट करना है, तो इसको डिफरेंट मेथड से किया जाता है। एक या फिर कोलाइन स्टोरेज के साथ किया जाता है, या फिर एसिटिल कोलाइन रिसेप्टर के साथ किया जाता है, क्लोराइड चैनल के साथ किया जाता है, या फिर सोडियम चैनल के मॉड्यूलेटर के साथ किया जाता है। तो डिफरेंट के चैनल के साथ एक ही काम किया जाता है कि उसका जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन को एक्साइट करना है या फिर इनहिबिट करना है, ताकि इंसेक्ट की डेथ हो जाए। ठीक है, फिर हम देखते हैं सेकेंड जो कैटेगरी है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर कैसे हम काम कर सकते हैं ताकि इंसेक्ट की डेवलपमेंट ना हो, इंसेक्ट की डेथ हो जाए। इंसेक्ट शेड देयर स्किन इन ऑर्डर टू ग्रो एंड डेवलपमेंट। इंसेक्ट क्या करते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं जैसे कि कैटरपिलर हो गया, मॉथ हो गया, वो अपने जो ऊपर एक सीथ होती है उसको, और जैसे स्नेक्स वगैरह आप देखे होंगे, वो अपने जो ऊपर की कवर होती है, स्किन होती है, वो उसको निकालते हैं, ठीक है, रिजुविनेट करने के लिए। तो उस तरह से इंसेक्ट की जो ग्रोथ होती है वो भी अपने स्किन को निकालते हैं, उसको मोल्टिंग कहते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू ग्रोथ एंड डेवलप इनटू द नेक्स्ट लाइफ स्टेज के लिए वो इस तरह के काम करते हैं। इंसेक्टिसाइड टारगेट द इंसेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट either through interfering with hormones or blocking the production of structural component of the exoskeleton। तो ये कैसे काम करता है,
ये जो करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, इंसेक्टिसाइड जो बनाया जाता है वो इंसेक्ट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इंटरफियर करता है। आइदर उनकी हार्मोन में इम्बैलेंस क्रिएट करता है या फिर उनका जो एक स्किन होता है जो कि एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट से बनता है जिसको चाइटिन बोलते हैं हम, उसकी फॉर्मेशन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, जिसके वजह से उसका जो एक्सोस्केलेटन जो होता है जिसको वो मोल्टिंग करते हैं वो नहीं हो पाता है, जिसके वजह से उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता और इंसेक्ट वही स्टेज में रह के बहुत देर तक मर जाता है, डेथ हो जाता है उसकी। ये किस तरह से होता है? फर्स्ट हो गया चाइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, जो ये बोल रहे हैं हम चाइटिन सिंथेसिस में इनहिबिट करता है। नोवालुरन एंड डाइफ्लोवेंजुरन, ये जो दोनों पेस्टिसाइड होते हैं, इंसेक्टिसाइड होते हैं, वो चाइटिन प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। इंसेक्ट कैन नॉट रीच इट्स अडल्ट स्टेज एंड लीडिंग टू डेथ। तो एक ही स्टेज में आप बहुत दिन तक रहोगे, आपकी डेवलपमेंट नहीं होगी, तो क्या होगा? अल्टीमेटली आपकी डेथ हो जाएगी। तो सी आर नॉट हार्मफुल। ये जो चीज़ें ये ह्यूमन के लिए हार्मफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन तो चाइटिन फॉर्मेशन नहीं करता, तो इसी वजह से इसका कोई रोल नहीं होता, ह्यूमन बॉडी में इम्पैक्ट नहीं होता। उसके बाद सेकंड आ गया इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये क्या करता है? इट अटैक्ड इंसेक्ट्स एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को अटैक करता है, जो कि हार्मोन, जुवेनाइल हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और जुवेनाइल हार्मोन क्या करता है? इंसेक्ट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए और उसके अडल्ट फॉर्म, मतलब उसकी जो फॉर्मेशन में, अडल्ट फॉर्मेशन होने में ये हेल्प करता है, मदद करता है। ये इसको होने से रोकता है, जिसके वजह से इंसेक्ट की मोल्टिंग नहीं हो पाती, रिप्रोड्यूस नहीं हो पाती, तो धीरे धीरे उसकी डेथ हो जाती है। इसका एग्जाम्पल है पायरीप्रोक्सिफेन, आजाडिरेक्टिन। ये सब, आजाडिरेक्टिन एक लेस हार्मफुल पेस्टिसाइड है, हमने पढ़ा था। आईजीआर्स हैव लिटिल ह्यूमन टॉक्सिसिटी। इसका ह्यूमन टॉक्सिसिटी ऊपर लिटिल इफेक्ट डालता है, मतलब ह्यूमन के ऊपर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाता। और लास्टली जो मोड ऑफ एक्शन है वो है एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन कैसे रोकते हैं? ऑर्गेनिजम्स जनरेट एनर्जी फ्रॉम द फूड दे टेक इन एंड स्टोर द एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स नोन एज एटीपी। हमने पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस में, फोटोसिंथेसिस में, किस तरह से एटीपी स्टोर्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स में, और स्टोर्ड होने के बाद हमारे जो एनर्जी होता है, एनर्जी का रिसोर्स होता है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और हम जो खाना खाते हैं वो जाकर ग्लूकोज फॉर्मेशन होके फिर उस पे एटीपी प्रोडक्शन होके ये स्टोर करते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। तो ये भी सेम चीज़ होते हैं इंसेक्ट में। सम इंसेक्टिसाइड क्या करते हैं? एनर्जी प्रोडक्शन में इनहिबिट करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। कैसे? ये एटीपी फॉर्मेशन होने में रोकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इंसेक्ट स्टॉप ईटिंग एंड इवन मूविंग एंड डाइज। तो एनर्जी अगर नहीं रहेगा आपके अंदर, अगर एनर्जी नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे? आप एक जगह पे उठ नहीं पाओगे, हमेशा डिजीनेस लगा रहेगा, एक जगह पे सोते रहो, जैसे हमारे फेवर होती है, कोल्ड होती है, क्या होती है, एक जगह पे हम पड़े रहते हैं, खाते नहीं है, पीते नहीं है। तो उसी तरह से इंसेक्ट भी उसकी एनर्जी प्रोडक्शन को लो कर दिया जाता है, इनहिबिट कर दिया जाता है, तो वो खाता नहीं है, पीता नहीं है, इधर उधर भाग नहीं पाता, तो एक जगह पर पड़े रह के मर जाता है। इसका एग्जाम्पल हम देते हैं डाइकोफोल की। ठीक है, और कुछ इंसेक्टिसाइड ऐसे होते हैं जो उनकी फीडिंग पैटर्न को ब्लॉक कर देता है, जिसका एग्जाम्पल है आजाडिरेक्टिन। तो इसी तरह से मोड ऑफ एक्शन जो होते हैं तीन तरह से, एनर्जी प्रोडक्शन, और नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम को हैम्पर करता है, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिस्टर्ब करता है। इन तीन तरह से मोड ऑफ एक्शन होता है। तो इसके साथ हमारा जो पेस्टिसाइड का टॉपिक है वो एकदम ख़त्म हो चुका है, बहुत अच्छी तरीके से। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और बहुत मेहनत लगती है यार, मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज से कलेक्ट करना, आपको समझाना, सब कुछ बहुत मेहनत लगती है। तो अगर मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।